सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है बच्चों इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में, जो कि यूजी सेमेस्टर 3 के पेपर नंबर 6 में वर्णन है। प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत में आपको पता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश ने शासन किया। आज हम जिसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके जो थे गुलाम वंश के शासक थे, और ये शासक जो बने 1266 ईस्वी में। बच्चों, इतिहास में डेट का भी महत्व है। डेट, प्लेस, करेक्टर, जो चरित्र है उसका महत्व है। इसलिए आप जब लिखेंगे तो डेट को भी मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि डेट से पता चलता है टाइमिंग, प्लस एग्जामिनर के माइंड में भी आपके आंसर के प्रति पॉजिटिव अप्रोच होंगे कि ये बच्चा केवल कथा कहानी ही नहीं कर रहा है, बल्कि इसको डेट से संबंधित भी जानकारी है। तो 1266 में शासक बने, 1286 तक इनका कार्यकाल रहा, और ये इलबारी तुर्क थे। इनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, और उलगो खान की जो उपाधि थी इसे इसके पहले के जो शासक थे महमूद शाह ने इनको दिया था। प्यारे बच्चों, ये दास थे। इनको इल्तुतमिश ने बाजारों में खरीदा था और कई तरह के पदों पर इन्होंने अपनी सेवा दी। उसके बाद ये दिल्ली के शासक बन उठे। प्यारे बच्चों, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि एक दास से अपनी प्रतिभा, अपनी वीरता से दिल्ली की गद्दी को जिसने सुशोभित किया होगा उसके अंदर कितना प्रतिभा होगा। प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश ने तुर्की चहलगानी 40 दासों का एक गुट बनाया था। उसमें एक मेंबर बलबन भी था। तो बलबन सारा कंडीशन को जानता था कि जो 40 गुटों का समूह है उसका कितना महत्व है। स्वाभाविक है कि उसी में एक सदस्य शासक बन गया है, तो ईर्ष्या की भावना होना तो स्वाभाविक है, नेचर ही होता है। अब बलबन जब शासक बना तो जानता था कि समस्या भी कम नहीं है, क्योंकि कई तरह की समस्या थी, आंतरिक समस्या, बाह्य समस्या। तो वो जानता था कि ये 40 गुटों का जो समूह है, इस दल को हमको सबसे पहले समाप्त करना है, क्योंकि इल्तुतमिश के समय का भी कुछ मेंबर अभी तक उसमें था, तो इससे बलबन को नुकसान हो सकता था। इसलिए बलबन
ने चाहा कि इस जो समूह है इसको हमको समाप्त करना है, क्योंकि जब तक इसको समाप्त नहीं करेंगे तब तक ये दल का समूह कभी भी हमारे खिलाफ में हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने उस गुट को समाप्त कर दिया, तुर्क चहलगानी जो था उसको समाप्त कर दिया। देखिए, आपको कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तुर्की चहलगानी का निर्माण करने वाला व्यक्ति था इल्तुतमिश, ये प्रश्न बनता है। समाप्त करने वाला जो व्यक्ति था वो बलबन था। उसमें कुछ थे, इसको बलबन से काफ़ी ईर्ष्या थी। एक शेर खान नाम का व्यक्ति थे, उन्हीं का चचेरा भाई लगते थे। वो बहुत ही शक्तिशाली, और इसलिए बलबन को उस पर शंका था, सशंकित रहता था कि ये हो सकता है कि हमारे खिलाफ में ही ये उठ खड़ा हो। तो कहा जाता है कि उसने उसको विष दे करके उसको मार दिया। तो एक तरह की जो आगे चल कर के भविष्य में एक समस्या क्रिएट कर सकता था, उस पर उन्होंने काबू पा लिया। तो भैया, अब क्या समस्या है? तो अभी बहुत तरह की समस्या थी। राजकोष खाली हो गए थे, उसको भरना था। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर था। साथ ही साथ बाह्य आक्रमण, मंगोलों का भी आक्रमण। आंतरिक समस्या में देखते मेवातियों का विद्रोह हो रहा था। अवध जो मार्ग है वहाँ पर भी डकैती होता था, लूटमार होता था। तो इस तरह की कई समस्याएं अभी भी वहाँ पर उपलब्ध थे। आंतरिक समस्या में आपको बताया। बाह्य समस्या में मंगोलों का आक्रमण का भय था, अनेक जो बॉर्डर सिक्योरिटी होनी चाहिए, सुरक्षा, उसकी आवश्यकता थी। इसलिए ये सब समस्या वहाँ थे। साथ ही साथ एक दास से शासक गया है, तो इसलिए उसको एक सम्मान को भी बनाना था राजमहल में, राज दरबार में। इसलिए वो ऐसा पॉलिसी अपनाना चाहता था, ऐसी राजत्व नीति लाना चाहता था, दरबार में वैसा डिसिप्लिन लाना चाहता था, जिससे कि उसका रिस्पेक्ट बना रहे। साथ ही साथ एक जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन जो राज्य व्यवस्था का होता है, वो मेंटेनेंस रहे। इसलिए उसने एक निरंकुश पॉलिसी अपनाई, डिसिप्लिन पॉलिसी अपनाई कि राज्य व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। जैसे राजकाज का जो काम होता था, उसमें बंद करना, अपने आप को पूरी तरह से डिसिप्लिन किया, पूरी तरह से डिसिप्लिन किया। जैसे राज दरबार में किसी के साथ हंसना नहीं, जो है सो एकदम चुपचाप रहना, शान शौकत जो होता है, पोशाक पहनावा, केवल वो वजीर से बात करता था, बाकी किसी से बात करता नहीं था। यानी खूब का माहौल उसने राज दरबार में बनाने का काम किया। जैसे कोई भी आम जो पब्लिक है वो उससे मिलने के लिए कभी सोचे ही नहीं। पब्लिक को छोड़िए, उसके दरबार में जो अधिकारी हैं उनको भी बोलने के लिए 10 बार सोचना पड़े, मुश्किल था। एक सख्त उसने नीति अपनाई, इसलिए अपने आप को पूरी डिसिप्लिन किया, उस अनुरूप ढाला कि हमें अपने आप को ऐसे ढालना है कि एक किसी भी व्यक्ति को हमसे मिलने के लिए, हमसे बोलने के लिए उसको सोचना पड़े, यानी वो डर से रिस्पेक्ट करे। केवल उससे जो बात करता था कामकाज के विषय में, वो था वजीर। वजीर से ही वो बातचीत किया करता था, क्योंकि वो कहा करता था कि जो
शासक हैं, जो मैं शासक हूँ, ये पैगंबर के बाद मेरा दूसरा स्थान है, कोई साधारण पद नहीं है, इसलिए मैं नीचे लोगों से बात नहीं करता। तो एक तरह से उसने समाज को, जो नीचे तबके थे, उसको एक निम्न कोटि का देखने का प्रयास किया कि जो पद होता है, सुल्तान का जो पद होता है, शासक जो पद होता है, वो कोई साधारण पद नहीं होता है। इसमें आम लोग उससे बात नहीं कर सकता है, उसका एक अपना इज्जत होती है। यदि वो छोटे जात कास्टों से, छोटे समूहों से बात करेगा तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को एक मजबूत और एक इज्जतदार के रूप में पेश किया कि हमारी ये अपनी एक अलग गौरव है, उस गौरव को हम मिटने नहीं दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसीलिए उसने अपने राज दरबार में कुछ ईरानी के लिए नई परंपरा शुरू की है, जैसे सिजदा। सिजदा मतलब होता है दंडवत झुकना, झुक जाना पैर के बदौलत। उसके बाद पेबोस, पेबोस मतलब पैर को चूमना। तो इस तरह की जो परंपरा थी, ये साफ जाहिर होता है कि कोई भी आदमी, कोई भी दरबार का पदाधिकारी यदि आता था तो उसको झुकना पड़ता था, पैर को उसको लगना पड़ता था, चूमना पड़ता था। इससे साफ जाहिर होता है कि जो शासक का जो पद था, सुल्तान का जो पद था, उसको दिखाना चाहता था कि उसके प्रति लोगों का एक सम्मान होना चाहिए। कोई ये साधारण पद नहीं है कि आप जब मन तब उनसे जाके मिल लीजिएगा। तो इसलिए से एक निरंकुशवादी टाइप का जो है सो शासन व्यवस्था, एक नीति उसने अपनाने का प्रयास किया। यदि हम प्रशासनिक क्षेत्र को लेते हैं तो पुलिस व्यवस्था के लिए उसने एक नियमित सेना की व्यवस्था की है ना। तो दीवाने अर्ज जो होता है, इस टाइप का पद उसने सृजन किया। पहली बार उसने, कोई शासक ने एक नियमित सेना को रखने का व्यवस्था किया, उसके लिए अलग विभाग बनाया। तो दीवाने अर्ज जो आप सुनते हैं, ये बलबन का ही देन है। इसी प्रकार से गुप्तचर व्यवस्था, मान लीजिए शासक तो हर समय तो लोगों के बीच तो जा नहीं सकता है, इसलिए लोगों के प्रति लोगों के मन में क्या है, किस तरह का विचार उत्पन्न हो रहा है, उसको जानने के लिए उसने एक उच्च कोटि का गुप्तचर व्यवस्था है, जिसे बरीद कहा जाता है। और उसके विभाग को बरीद ए मुमालिक कहा जाता है। तो बरीद जो है सो सारी सूचना को वो जो है सो सुल्तान को देने का काम करता था, और सुल्तान जो है सो उसको देखता था, उसका निरीक्षण करता था कि कौन सा विद्रोह, चाहे कोई उसकी आलोचना तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह प्रशासनिक व्यवस्था में भी उसने बहुत सारे बदलाव लाने का काम किया। साथ ही साथ उसने पुलिस विभाग को एक अलग विभाग बना दिया, उसको बीट विभाग से उसको अलग कर दिया। उसका एक अपना स्वतंत्र निकाय होता था, जो उसका काम होता था केवल पुलिस प्रशासन को मजबूत रखना। साथ ही साथ उच्च कोटि की सैन्य व्यवस्था के लिए उन्होंने अफगानी सैनिकों का नियुक्ति किया, यानी युवकों को उसने मौका दिया। साथ ही साथ जो सैनिक वृद्ध हो गए थे, जिनकी एज ज़्यादा हो गई थी, उसको उन्होंने पेंशन दिया, और वहाँ से फिर वो जो है सो हटा करके नए लोगों को शामिल किया। इसीलिए सैन्य व्यवस्था पर उसने काफ़ी ध्यान दिया, क्योंकि उसको पता था कि बाह्य आक्रमण होंगे, मंगोलों का आक्रमण होगा, तो इसलिए उच्च कोटि की सैन्य व्यवस्था होनी चाहिए। उसने किलों का निर्माण कराया ताकि सीमा को चुस्त दुरुस्त किया जा सके। उच्च कोटि के जो सैनिक होते थे उनको सीमा पर तैनात किए, यहाँ तक कि अपने बेटे मोहम्मद को जो है सो मोहम्मद शाह को उन्होंने, मोहम्मद जो थे उनको उसने वहीं पर तैनात किया था, नेतृत्व कर रहे थे, वो निरीक्षण कर रहे थे। और पता है कि मंगोल आक्रमण में ही उनके बेटे जो है सो मर जाते हैं, और उनकी बेटी के मर जाने के बाद बलबन पूरी तरह टूट जाता है। स्वाभाविक है, किसी भी पिता के पुत्र यदि मर जाए तो उनको बहुत काफ़ी चोट पहुंचती है। तो इस तरह से उसने सैन्य दृष्टिकोण से भी, और अपना जो राज दरबार का शान शौकत होता है उसको उच्च कोटि के रूप में, उच्च कोटि व्यवस्था करने का काम किया। जैसे कुछ जो दरबार में होते थे, राजमहल में होते थे, नाच गान, ये सब जो है सो उसने बंद करवाया।
मद्य सेवन करना, शराब का सेवन करना, इसलिए ये सब खुद उसने सब बदल दिया, यानी सब बंद करवा, पूर्णतः बंद करवा दिया। अपने आप को पूरी तरह से डिसिप्लिन बनाया और उसने आंतरिक विद्रोह जब हुआ, उसने मेवातियों का भी दमन किया। गंगा दोआब क्षेत्र में जो विद्रोह हो रहे थे उसको भी समाप्त किया। अवध के इलाके में जो लूटमार हो रहे थे उसको भी उसने कंट्रोल किया। तो प्यारे बच्चों, बलबन अपना प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत किया। आंतरिक जो विद्रोह हो रहे थे, मैं बताऊँ, मेवातियों, दिल्ली के आसपास जो इलाका था वहाँ पर मेवातियों ने खूब अत्याचार करते थे, लोगों युवतियों को काफ़ी सताता था। तो इसलिए उस पर काबू पाया गया। बाह्य आक्रमण को भी कंट्रोल किया गया, किलों का निर्माण किया गया, उच्च कोटि की पुलिस व्यवस्था स्थापना की गई। साथ ही बच्चों, इक़्तिदारों को जो पहले इल्तुतमिश के समय में ज़मीन दिया गया था, तो इसने देखा कि वो इक़्तिदार जो हैं सो जीवित हैं कि नहीं। उसके बाद बहुत सारे जो है सो ज़मीन को उसने पुनः प्राप्त भी किया। तो इस तरह से हर एक क्षेत्रों में, प्रशासनिक हो, सैन्य क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्रों में जो दुरुपयोग हो रहा था वहाँ पर भी उन्होंने अधिकारी नियुक्त किए ताकि कलेक्शन अच्छा हो, आर्थिक दुरुपयोग नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। इसीलिए उसने निरीक्षण किया। मैं बताया कि गुप्तचर व्यवस्था का उसने व्यवस्था की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बलबन की जो राजस्व नीति थी वो उच्च कोटि की थी, उसके हिसाब से, उस समाज के हिसाब से ठीक ही थी, लेकिन निरंकुशवादी थी। प्रजा के लोक कल्याण के लिए उसे एक शासक को जिस तरह से पेश आना चाहिए उस तरह से उसने अपने आप को नहीं ढाला। एक डर की भावना जो जनता में पनपी, लेकिन शायद उसको लगता था कि चूँकि मैं दास हूँ, यदि हम एक साधारणतः एक नॉर्मल शासक की तरफ यदि पेश आएंगे तो हो सकता है कि जनता उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो अपने आप को उसने जांचा परखा और बहुत ही सोच समझ के उन्होंने कठोर जो है मजबूत राजस्व नीति को उसने वहाँ पर लागू करने का प्रयास किया, क्योंकि समय का वही मांग था उस समय। क्योंकि वो तुर्के चहलगानी में देख चुका था कि किस प्रकार से यहाँ पर तलवार की बदौलत और किस तरह का षड्यंत्र होता है। तो उस षड्यंत्र पर काबू पाना, यदि हम अपनी नीतियों में यदि उच्च कोटि का नहीं करेंगे, कठोर नहीं होंगे, तो हो सकता है कि हम ही को षड्यंत्र करके, विद्रोह करके यहाँ से वो हटा देंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, यदि बलबन का राजत्व सिद्धांत आपको आए तो उनको आप इस तरह से लिख दीजिएगा। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था ना, जो उनका जो व्यवस्था था, वो फारसी सिद्धांत से मिलता था, फारसी राजत्व सिद्धांत से मिलता जुलता था। और वो अपने आप को अफ्रीसियाब का भी वंशज बतलाता था, क्योंकि वो इलवरी तुर्क थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसके राजत्व सिद्धांत को लिख दीजिएगा कि क्या क्या उसने व्यवस्था की। एक चीज़ और है, बलबन ने नौरोज का जो त्यौहार है उसको प्रारंभ किया था अपने शासनकाल में। तो कुछ कुछ जो पॉइंट हैं उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। जिस प्रकार से उन्होंने सुरक्षा किया, मंगलों से आक्रमण की सुरक्षा किया, किलों का निर्माण करवाया, पुलिस व्यवस्था को मजबूत कराया, पुलिस के लिए एक नया विभाग बनाया, तो ये सब कुछ अच्छा काम था। वही आगे चल करके कहिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी को एक पृष्ठभूमि देने का काम किया बलबन ने एक ऐसी व्यवस्था देने का काम किया जो आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और कुछ हद तक उसका मार्गदर्शन बलबन ने ही किया। तो बच्चों, मुझे लगता है कि इस संक्षिप्त वीडियो लगभग 20 मिनट का हुआ, उसमें आप लोगों को कंसेप्ट आ गया होगा कि इसमें क्या है, क्या होता है राजत्व सिद्धांत, क्या क्या चीज़ व्यवस्था होती थी, और बलबन ने किस प्रकार की व्यवस्था अपने आप को एक तंदुरुस्त, कठोर और एक अनुशासित
शासक के रूप में सामने रखा। मुझे नहीं लगता है कि वैसा कठोर शासक, उस टाइप का कोई डिसिप्लिन अपने राज दरबार का जो मान मर्यादा शान शौकत है, वैसा कोई अपने आप को मेंटेनेंस किया होगा जैसा कि बलबन ने किया। तो बलबन कई शासकों का मार्गदर्शक भी बना और कठोर शासक था, डिसिप्लिन था। किस तरह का उसने सुधार किया, मैं आपको देखा। इक़्तिदारों जो अनियंत्रित हो गए थे, शोषण कर रहे थे, ज़मीन का दुरुपयोग कर रहे थे, उस पर भी लगाम लगाने का काम किया बलबन ने। और केवल इसी तरह नहीं, उसने साहित्य के क्षेत्रों में भी विकास किया, संगीत के क्षेत्रों को भी प्रश्रय दिया, यानी कला प्रेमी था। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बलबन एकदम जो है नीरस था, नीरस किस्म का व्यक्ति था। नीरस किस्म का वो जनता दरबार, जो दरबार था, राज दरबार है, वहाँ वो दिखाने का प्रयास करता था ताकि आम जनता और जो हैं अधिकारी हैं उसके प्रति वो सम्मान की भावना से देखे। तो आज के बस वीडियो में इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।